ये कहते हैं, हम जो साहब इसकी बात करते हैं वो ये है कि एक ऐसी रियासत जो 1846 में ख़त्म हुई हो, जिसने कानून 1846 से पहले बनाया हो, उस कानून को आप 2021 में गिलगित बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंट करना क्यों चाहते हैं? आज भी आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर रियासत पाकिस्तान जंग के जरिए कोई जगह हासिल करती है तो उसकी मलकियत रियासत के पास होगी, अवाम के पास नहीं होगी। तो अगर हम इसी कानून को गिलगित बल्तिस्तान में लेकर आते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन को तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आज़ाद किया था, इसमें तो किसी एक सिपाही का किरदार नहीं था। डेमोक्रेसी का कानून ये है कि ज़मीन की मलकियत अवाम के पास होती है, रियासत के पास नहीं होती। ये डेमोक्रेसी का बुनियादी कानून है। अस्सलाम वालेकुम। आयमन के साथ शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हम बात करेंगे हक़ के मिल्कियत के ऊपर। ये हक़ के मिल्कियत क्या है, खालसा सरकार क्या भला है, नो तोड़ रूल्स क्या होती हैं, इन चीज़ों को आज हम ज़रा बात करेंगे एकेडमिकली। और मेरे जो मेहमान हैं इन्होंने एमफिल किया हुआ है और इनकी थीसिस का जो टॉपिक है वो गिलगित बल्तिस्तान एंड ऑनगोइंग पॉलिटिक्स ऑफ एम्बिग्विटी। जानी पहचानी शख्सियत हैं, सियासतदान हैं। अब्बास मौसवी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दियामर डिवीज़न के। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत दफ़ा हम ये चीज़ें तो देखते हैं, सुनते हैं, हक़ मिल्कियत तक खालसा सरकार। हमें ज़रा वन बाई वन पहले बताएं तो सही कि ये होती क्या है, ये चीज़ें ज़रा एक्सप्लेन। देखिए जी, जो खालसा सरकार का कंसेप्ट है बड़ी पुराना बैकग्राउंड है। सब कंटिनेंट का जो पंजाब था वहाँ पे तकरीबन 10 या 12 कबीले थे सिखों के। उसमें से एक कबीला था शुगर चांगिया। उसमें एक बच्चा पैदा होता है 1780 में, रंजीत सिंह। ठीक। वो रंजीत सिंह बाद में उस कबीले का सरदार होता है और सरदार बन जाता है और बाद में एक सिख रियासत वजूद में लेकर आता है और उसका हेडक्वार्टर होता है लाहौर। और उस सिख रियासत का नाम खालिसा सरकार होता है। अच्छा। और वो सिख रियासत का महल वक़ू कुछ इस तरह है कि आपके खैबर से लेके थर के सहरा तक और दरियाए सतलुज से लेके आपके कश्मीर तक का ये जो है ना महल वक़ू इसका होता है। और इस रियासत को खालिसा सरकार कहा जाता है। जो आज का जो खालिस्तान है वो इसी रियासत के रिवाइवल की बात करते हैं। अच्छा। तो रंजीत सिंह इस रियासत का हुक्मरान होता है और इस रियासत का नाम खालिसा सरकार होता है। और इस रियासत में वैसे भी आप जब पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि जो बादशाहत होती है उसमें हमेशा से जो ज़मीन की मलकियत होती है वो बादशाह के पास होती है। ठीक। बादशाह टेम्परेरी तौर पर कोई टैक्स लेकर किसी को नोतोड़ करने की बुनियाद पे, उसको कल्टिवेट करने की बुनियाद पे कुछ ज़मीन टेम्परेरी उसकी मलकियत में दे देता है, बाकी ज़मीन जो है बादशाह की होती है। इस लिहाज से जब इस रियासत की सेटलमेंट हो रही थी तो उन्होंने जो ज़मीनों का रिकॉर्ड बनाया उसमें इस तरह था कि अगर किसी बंदे को इजाज़त दी गई है किसी ज़मीन को कल्टिवेशन करने की और उससे टैक्स लिया गया है तो उस जगह पे उस बंदे की मलकियत का नाम लिखा गया। और इसके अलावा जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों को रिकॉर्ड में खालिसा सरकार लिखा गया। तो बेसिकली ये कानून जो था रियासत खालिसा सरकार का था और जो ज़मीनें रियासत की हैं जो महाराजा ने जंग के ज़रिए हासिल की हैं उसे खालिसा सरकार के नाम से जानी जाती थी या वो खालिसा सरकार की मलकियत होती थी। और मज़े की बात यह है कि ये रियासत वजूद में आई 1801 में और इस रियासत का ख़ात्मा हुआ 1846 में। 1801 से लेके 1846 तक जो रियासत चली उसका नाम खालिसा सरकार था। उस रियासत के अंदर जो ज़मीनें थी और इंडिविजुअल के अलावा वो ज़मीनें खालिसा सरकार कहलाती थी। और मज़े की बात ये थी कि उस वक़्त जब कानून बना था या वो जो इम्प्लीमेंट हो रहा था उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान इस रियासत का हिस्सा नहीं था। ठीक। 1842 में पहली मरतबा खालिसा सरकार रियासत का नथू शाह जनरल था, 1000 सिपाही लेके गिलगित पे हमला करता है, सिकरदू को कब्ज़ा करता है और 1846 में ये रियासत ख़त्म होती है। इस रियासत का एक दरबारी जो 3 भाई थे, डोगरा थे, जमवाल थे, गुलाब सिंह और उसके 2 भाई और थे। गुलाब सिंह खुद इस रियासत का एक जनरल था। 1886 में मुआहदा अमृतसर की बुनियाद पर एक रियासत और बनती है जिसे रियासत जम्मू कश्मीर कहा जाता है। और मुआहदा अमृतसर उस रियासत के बुनियाद में आने का बेसिक डॉक्यूमेंट है और आप ये कह सकते हैं कि इस रियासत के वजूद में आने का आइन है। और इस रियासत का जो महल वक़ू है वो भी आपके इंडस के इस तरफ
और सतलुज के उस तरफ जो बीच में एरिया है इसे रियासत जम्मू कश्मीर कहा गया। और मज़े की बात यह है ये रियासत भी 100 साल कायम रही, 1947 तक, 1846 से लेकर 1947 तक कायम रही। इस रियासत में भी गिलगित बल्तिस्तान का वजूद नहीं था, लेकिन जब इस गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इस रियासत ने कब्ज़ा किया तो यहाँ पे जब सेटलमेंट हुई, 1892 में पहली सेटलमेंट हुई और 1914 से लेकर 1917 तक दूसरी सेटलमेंट हुई। जब ये सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था तो जाहिर सी बात है जो कानून था वो लिया गया था तख्त दरबार लाहौर से, क्योंकि गुलाब सिंह दरबार लाहौर में था, उनका जर्नल था। जब बाद में मुआहदा मरस्तर की बुनियाद पर प्रिंसली स्टेट बनी तो वो कानून जितना भी उसको मिला वो वहाँ से मिला, जो रिकॉर्ड जो भी मिला वो दरबार से मिला, तो वो खालसा सरकार का लफ्ज़ वहाँ से आया, वो कानून उधर से आया। और गिलगित बल्तिस्तान में जब रिकॉर्ड बना सेटलमेंट का तो इन ज़मीनों को खालिसा सरकार लिखा गया। ठीक। और आज भी वो रिकॉर्ड एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है। 1974 के बाद गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रेवेन्यू एक्ट एक्सटेंड हुआ है और जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है प्रैक्टिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी रियासत का कानून जो 1846 में ख़त्म हो चुकी है आज गिलगित बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाता है लोगों से ज़मीनें छीनने के लिए। ये खालसा सरकार की भी हिस्ट्री है। राइट। ये जो नौतोड़ रूल्स ये ज़रा बताएं। देखिए एक चीज़ ये है, जब आप जो एक बंदे की प्राइवेट लैंड जिसे कहा जाता था, ऐलान नंबर 13 में आके महाराजा हरि सिंह का कोई बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा कि ये जो लोग यहाँ पे टैक्स अदा कर रहे हैं इनकी जो जगह है, पोजीशन जिनके पास है, इनकी मलकियत इनको दी जाए। उससे पहले ऐलान नंबर 13 से पहले गिलगित बल्तिस्तान में जितने जो इलाका जैसे जम्मू कश्मीर के एरिया में आता था उसमें जो जगह उनके पास होती थी जिसका वो टैक्स अदा करते थे वो बेच नहीं सकते थे या हिब्बा नहीं कर सकते थे। ऐलान नंबर 13 में ये डिसाइड हुआ, ये ऐलान हुआ कि ये जिस जगह का ये टैक्स देते हैं इसकी मलकियत इनको ट्रांसफ़र की जाए। इसके अलावा एक प्रोविजन ये थी कि जो बंदा अपनी पोजीशन के अलावा जो ज़मीन को नौतोड़ करे, नौतोड़ का मतलब ये है कि कल्टिवेट करे, तो वो कल्टिवेट करने के बाद वो कलेक्टर से इजाज़त लेता था कि ये मैंने कल्टिवेशन की है, इसकी मुझे इजाज़त दी जाए ताकि मैं इसको अपने मलकियत में ट्रांसफ़र करूँ। तो कलेक्टर उसे उसकी अलॉटमेंट करता था। ये एक तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए जो सरकारी ज़मीन है उस वक्त की सरकार की, खालसा सरकार की, उस ज़मीन को अवामी मलकियत में तब्दील करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे ख़त्म कर दिया गया जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। और मसला ये है कि आपका जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें इसका सलूशन तो है, लेकिन जो खालिसा सरकार का एक्ट आप सामने लेकर आते हैं ज़मीनों में तो उसमें इसका सलूशन मौजूद नहीं है। आप जब इन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक एम्बिग्यूटी पैदा होती है जो किसी तरीके से भी इसको सलूशन। मेरा नाम प्यार अली है। मेरा ताल्लुक जुस्खाराबाद करीम टाउन गिलगित से है। तो गिलगित ऐप के बारे में मैंने सुना और वहाँ पे नेट पे जाके विजिट कर लिया और मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया और इसके ऊपर मैंने अपने प्रोडक्ट्स सेल किए और कुछ प्रोडक्ट मैंने बाय भी किए। इस तरह मैंने कोई गाड़ी 2 गाड़ियाँ अपलोड किया और वहाँ पे जल्द से जल्द ही सेल हो गई मेरी। और बहुत से ऐसी चीज़ें भी मैंने वहाँ से परचेज भी किए बहुत अच्छे तरीके से। हमें बहुत फ़ायदा है। गिलगित ऐप जो दिखता है वो मिलता है। ठीक है। तो जो अमजद साहब जिस हक की मिल्कियत की बात करते हैं ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप बता रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। हम ये कहते हैं अमजद साहब जिसकी बात करते हैं वो ये है कि एक ऐसी रियासत जो 1846 में ख़त्म हुई हो, जिसने कानून 1846 से पहले बनाया हो, उस कानून को आप 2021 में गिलगित बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंट करना क्यों चाहते हैं? आप एक ऐसा कानून बनाएं जब आप गिलगित बल्तिस्तान में आइन पाकिस्तान के तहत फैसले करते हैं, आइन पाकिस्तान के तहत इम्प्लीमेंट करते हैं, आइन पाकिस्तान के तहत यहाँ पे सेक्रेटरीज आके तैनात होते हैं, आइन पाकिस्तान के तहत यहाँ पे सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप लैंड रेवेन्यू एक्ट को जो डेफिनेशन पाकिस्तान में दूसरे सूबों में है, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KPK में है, वो गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं होती? ठीक हो। देखिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर 4 किस्म की ज़मीनें हैं। स्टेट लैंड है, प्राइवेट लैंड है, कॉमन लैंड है और वेस्टेड लैंड है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। जब एक चीज़ लैंड रेवेन्यू एक्ट में है ही नहीं जिसको आइन पाकिस्तान डिफेंड करता है, जब एक चीज़ आइन पाकिस्तान में ही नहीं है तो उसे आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्यों करते हैं? यानी जो खालिसा सरकार की बात करे या खालिसा सरकार को बचाने की बात करे वो एक लिहाज से अवामी मलकियत के ऊपर डाका है। वो इस तरह है कि आइन पाकिस्तान और लैंड रेवेन्यू एक्ट भी कॉमन लैंड की बात करते हैं, शामिलात की बात करते हैं। खालिसा सरकार शामिलात को ख़त्म करता है। मसला यहाँ पे ये है कि जो रियासती मिशनरी है वो खालिसा सरकार को स्टेट लोन के तौर पर ले दे ही, लेकिन हकीकत में कानूनन और आइनन खालिसा सरकार स्टेट लैंड नहीं है।
स्टेट लैंड की अपनी एक डेफिनेशन है। स्टेट लैंड वो है जो रियासत ने जंग के जरिए हासिल की हो या कंपनसेट की हो या वेस्टेड लैंड हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में एक इंच भी इस डेफिनेशन के मुताबिक स्टेट लैंड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमती मिशनरी है वो खालिसा सरकार का जो लफ्ज़ लिखा गया है उस वक्त का बादशाहत का, वो डेमोक्रेसी के अंदर उसको स्टेट लैंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, जो कि हकीकतन कानूनन आइनन गलत है। कानून आइनन एक बहुत बड़ी गलती है जिसे ठीक करने की जरूरत है। पिछली हम जो मलकियत की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि आप इस गलती को ठीक करें। ये जो जिस ज़मीन को आप खालिसा सरकार कहते हैं, ये खालिसा सरकार नहीं है, ये अवामी मलकियत है, ये शामिलात है, जो पंजाब में भी है, जो सिंध में भी है, जो बलूचिस्तान में भी है, जो केपीके में भी है। आप इसको शामिलात कहें, जबकि जो सहूलतकार हैं वो कहते हैं नहीं ये खालिसा सरकार है, इसको हम कोई एक कमीशन बनाएंगे, कोई लैंड रिफॉर्म तो वहाँ पे होती है जहाँ पे जगह। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो लैंड रिफॉर्म कमीशन बना पिछली हुकूमत में भी, उसने कुछ काम भी किया था, तो आप क्या समझते हैं कि उस लैंड रिफॉर्म कमीशन का काम किस तरह का था और उसको इस हुकूमत ने कंटिन्यू किया नहीं किया, उसके आपको खत उखाल का कुछ पता है? देखिए जी, उसमें एक जो लैंड रिफॉर्म कमीशन था वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसमें जो बेसिक जो क्रक्स थे वो ये थे कि जो खालिसा सरकार ज़मीनें हैं 20% गवर्नमेंट को दिया जाए और 80% आवाम को दी जाए। बेसिकली ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। लैंड रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन में ये समझता हूँ कि अवामी मलकियत को वो डाका है। एक ज़मीन जब स्टेट की है ही नहीं तो आप स्टेट को देना क्यों चाहते? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर ज़मीनें अवाम की होती हैं, स्टेट की नहीं होती। स्टेट अवाम से ख़रीदती है। एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल सदियों पुराना कानून है कि जब आप जंग की बुनियाद पर हासिल करते हैं। खालिसा सरकार के अंदर जो खालिसा सरकार का कानून था 1846 से पहले जो हुकूमत रंजीत सिंह ने बनाया, वो इस बुनियाद पे मलकियत थी कि उसने जंग के जरिए हासिल की थी। रियासत जम्मू कश्मीर। मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ अब्बास साहब, क्या हम मिसाल के तौर पे इसको वाज़ेह इस तरह कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने किसी मुल्क पे हमला किया इंडिया के ऊपर, और वो जो कब्ज़ा वाली ज़मीन होगी उसके अंदर जो खालिसा सरकार वगैरह वो वहाँ पे फिट आएगा? देखें, खालिसा सरकार तो लफ्ज़ ही रियासत का नहीं है, ठीक है, ये पुरानी एक कहानी है। जब तक इसको आप पार्लियामेंट में लाके जब तक इसके ऊपर कानून साजी नहीं करते, इसे आप एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप जो पुलिस एक्ट है 1861 है, हाँ, उसको आपने पाकिस्तान में अभी तक चला रहे हैं, तो आपने उसे पार्लियामेंट में लाया, पार्लियामेंट से गुजारा, वहाँ पर उस पर कानून साजी हुई, अमेंडमेंट हुई, उसके बाद आपसे उसे एडॉप्ट किया। आपने खालिसा सरकार को किसी असेंबली से गुजारा ही नहीं, एडॉप्ट ही नहीं किया, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपने बात की कब्जे की, ये एक यूनिवर्सल कानून है, इंटरनेशनल कानून है और सदियों पुराना कानून है कि जब आप जंग के जरिए कोई ज़मीन हासिल करते हैं उसकी मलकियत आपके पास आती है। ये रियासत पाकिस्तान का लैंड रेवेन्यू का आज का भी कानून है। ठीक, आज भी आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर रियासत पाकिस्तान जंग के जरिए कोई जगह हासिल करती है तो उसकी मलकियत रियासत के पास होगी, अवाम के पास नहीं होगी। तो अगर हम इसी कानून को गिलगित बल्तिस्तान में लेकर आते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन को तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आज़ाद किया था, इसमें तो किसी एक सिपाही का किरदार नहीं था। डेमोक्रेसी का कानून ये है कि ज़मीन की मलकियत अवाम के पास होती है, रियासत के पास नहीं होती। ये डेमोक्रेसी का बुनियादी कानून है। हम ये कहते हैं कि आप जमहूरी फैसले करें और जमहूरियत ये कहती है कि ज़मीन अवाम की है। जब अवाम की है तो फिर आपका कोई रोल ही नहीं है, आप अवाम को दे दें। गिलगित बल्तिस्तान में 2% ज़मीन जो है कल्टिवेटेड है, ठीक है, 98% अनकल्टिवेटेड है। तो कल को ये जब आबादी बढ़ेगी तो ये लोग किधर जाएंगे? सही, इन्होंने कल्टिवेट तो करना है, आबादी तो करनी है। सही। आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं एज अ तजज़ियाकार? देखें, इसकी मलकियत हर सूरत हासिल करनी है। सबसे बड़ा जो ज़ाती जुल्म है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ वो ये है कि इनकी ज़मीनों की मलकियत इन्हें नहीं दी जा रही है। वो कवानीन जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो कवानीन जो लोकली रिकॉग्नाइज्ड हैं, और सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी ये है कि जो कानून ज़मीन की मलकियत को सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बिके में साबित करता है वो गिलगित बल्तिस्तान में आगे तब्दील होता है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि ये जो दुगली पॉलिसी है, जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं स्टेट के, ये नामुनासिब हैं। ये कल को ये स्टेट की पॉलिसीज़ बनाने वाले लोगों को लेकर डूबेंगी। बहुत शुक्रिया अब्बास मौसवी साहब, प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।